नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी जारी। आम जनता ने सरकार से लगाई राहत की गुहार। दिल्ली में बैंक में नौकरी दिलवाने वाले गैंग का पर्दाफाश। साइबर सेल ने एक युवक और युवती को किया गिरफ्तार। राजधानी में बड़े भाई ने छोटे भाई पर की फायरिंग। छोटे भाई के अफेयर का हवाला दे पूरा परिवार कर रहा है बड़े भाई का बचाव। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 लाख की लूट को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल आरोपी को पकड़ा। और दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा भीषण गर्मी का तांडव। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वासियों पर महंगाई का तिहरा अटैक पड़ा है। जी हां, सोमवार की सुबह ही राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए सीएनजी के दाम 2.5 रुपये बढ़ने से परेशानी पैदा हो गई। इतना ही नहीं, सोमवार को ही दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों ने सरकार से दाम कम करने की गुहार लगाई है। देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पेट्रोल डीजल पर लगातार जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच जो है लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसे दाम बढ़ रहे हैं, जेब पर असर पड़ रहा है इसका? अरे भाई, दाम बढ़ेगा तो असर तो पड़ेगा नहीं। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ऐसे जो पेट्रोल का दाम बढ़ते हैं क्या, ये बताइए। हर महीने, हर रोज कुछ तो समझ में ही नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो कानूनी सिस्टम क्या है, कैसे लोग देश को चला रहे हैं, क्या जो पेट्रोलियम का रूल रेगुलेशन है, कैसे लोग भारत के लोगों को तो देना चाहिए, किस रेट पे। पड़ोसी हमारा देश नेपाल भारत से जो पेट्रोल लेता है और जो सस्ता पे बेचता है, हम वहाँ से स्टॉक में ले रहे हैं माल और यहाँ पे महंगा बेच रहे। क्यों बेच रहे हैं? कुछ रीजन है इसका। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लगातार रेट पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ रहे हैं तो लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब दिल्ली के अंदर सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है। तो लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर सीएनजी की बात करें तो ज़्यादातर ऑटो जो हैं वो सीएनजी से चलते हैं और ऑटो वालों की मांग है कि जिस तरीके से रेट जो है सीएनजी के बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो है जो किराए के रेट है वो भी बढ़ने चाहिए। हमारे साथ ऑटो वाले हैं। अंकल, अगर आपसे बात करें, लगातार वृद्धि हो रही है जो सीएनजी गैस है, लगता है कि जो आपका ऑटो का जो किराया है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए? वो तो सबको मालूम होनी चाहिए। जब 6 महीने में 20 रुपये किलो बढ़ गई, आज और बढ़ गई 80 पैसे। किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप अपने बताओ, बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए? समझा नहीं। लेकिन जेब पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल जेब पर असर पड़ रहा है, महंगी हुई है। पड़ेगा ही पड़ेगा सर, समझा नहीं। जेब पर तो असर पड़ेगा। लाइन लग रही है पीछे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि असर जो है वो से जो है जेब पर ज़रूर पड़ेगा। अंकल है हमारे साथ। अंकल, अगर बात करें आपसे, लगातार जिस तरीके से रेट सीएनजी के दामों पर बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि जेब पर असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल पड़ रहा है भाई साहब। जेब पे असर क्यों नहीं पड़ रहा? हम लोग इतना चाहते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन बढ़ी हुई, अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ा सकती, हम भी चाहते हैं कि चलो 2 साल से जो कोविड की परिस्थितियाँ चल रही हैं और जो पब्लिक की जेब पे भार पड़ रहा है, अगर हम भी नहीं चाहते कि किराया बढ़े, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी के बढ़ते हुए रेटों से राहत मिलनी चाहिए ताकि लोगों की जेब पे भार ना पड़े। अब हमारे पर भार पड़ेगा तो हम तो ऑटोमेटिकली, फिर गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी तो ऑटो वाला बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता, फिर वो अपने हिसाब से कैसे भी करेगा। गवर्नमेंट अपने लिए करती है, सब कुछ करती है,
मैं इतना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ाती, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस दायरे से बाहर रखे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट देनी चाहिए इनको गैस के रेटों पे। प्राइवेट व्हीकल से आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घाटा भी पूरा होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी घाटा पूरा होगा और पब्लिक की जेब पे जोर भी नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बात करें, ऑटो चलाते हो, पहले कितने की गैस भराते थे अपने ऑटो पहले पे? हम जी 150, 130, 140 से ज़्यादा की नहीं होती थी हमारी गैस। अभी कितने की पड़ती है? अब तो जितने डालो उतना कम है। कम से कम हम स्टार्टिंग करते हैं तो भाई 180, 200 रुपये की गैस आती है इसमें। तो जेब पर असर पड़ता है इसका? क्यों नहीं पड़ेगा, आपके पे नहीं पड़ेगा? ये बताइए, आपकी भी तो जेब पे असर पड़ेगा जब हमारे गैस पे असर पड़ेगा। तो बात वही आई गई जो उन्होंने भाई साहब ने कहा अभी कि हाँ भाई फ्लाइट महंगी हो जाती है एक दिन में ही, उसका कुछ नहीं होता। ऑटो वाला अगर 2 रुपये 10 रुपये फालतू मांग लेता है उसके ऊपर सब पीछे पड़ जाते हैं। अब हम गैस का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे ही उनके ऑटो के किराए के जो दाम हैं वो बढ़ने चाहिए। नहीं तो सरकार को जो है जो सर्विस होती है, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, उसके ऊपर छूट देनी चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। अगर आपसे बैंक में नौकरी लगवाने की एवज में कोई पैसों की डिमांड कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए, हो सकता है कि आप भी ठगी का शिकार हो जाएं। जी हां, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को बैंकों में नौकरी लगवाने के नाम पर चूना लगाने का काम करते थे। पुलिस ने इस गैंग के एक लड़का और लड़की को हिरासत में लिया है। आपको दिखाते हैं ये गैंग कैसे काम करता था और पुलिस को इस गैंग की ठगी का कैसे पता चला। बैंकों में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए बाहरी जिला साइबर थाना पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया। डीसीपी समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान रविकांत और प्रिया के रूप में हुई है। ये लोगों को नौकरी बैंक में लगवाने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करते थे। आउटर डिस्ट्रिक्ट ने अभी जो साइबर पुलिस स्टेशन है जहाँ पे एक IDFC बैंक का जो फ्रॉड करके चीट करते थे उनको अरेस्ट किया है। इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक प्रिया नाम की लड़की है जो कि 12th पास है और इसमें एक रविकांत नाम का लड़का है जो कि जिसने बीटेक की है हैदराबाद से। और ये लोग IDFC बैंक में जॉब लगाने के बहाने फ़ोन करते थे लोगों को और उसके बाद उनसे पैसे देते थे। ऐसे चीटिंग के केस और भी आ रहे हैं, उस पर हम वर्कआउट करेंगे। साइबर फ्रॉड से बचने से हमें अवेयर रहना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इमीडिएटली इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें, क्योंकि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन आउटर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है वो इन सभी क्रिमिनल्स से लड़ने के लिए सक्षम है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद किया। आरोपियों से और लोगों के रैकेट में शामिल होने की जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक पारिवारिक कलह का मामला सामने आया है। इस इलाके में पहले बड़े भाई ने छोटे भाई पर कई राउंड फायरिंग की तो छोटे भाई ने बड़े भाई पर प्रॉपर्टी विवाद में जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस मामले में परिवार के कई लोगों ने लव अफेयर की बात भी कही है। आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। देश की राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें छोटा भाई सुमित बुरी तरह से लहूलुहान हुआ है और उसे इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल लाया गया। घायल हालत में स्ट्रेचर पर लेटे हुए सुमित ने बड़े भाई पर प्रॉपर्टी विवाद में जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि घायल भाई की पत्नी और मां समेत पूरा परिवार बड़े भाई के साथ है, जिनका आरोप है कि छोटे बेटे का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। परिजनों ने प्रॉपर्टी विवाद होने से पूरी तरह इनकार किया है। 2.5 साल में खर्चा पानी कुछ नहीं दे रहा घर में। कौन? सुमित। अच्छा, जिसके गोली मारी है। हाँ, मतलब कि वो 2.5 साल से मेरे घर में आन दे रही, वो तो उसके पीछे है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। चलने के बाद मेरा कुंबा बर्बाद है।
अच्छा माता जी, बताया जा रहा है प्रॉपर्टी विवाद कोई इसमें सामने आ रहा है? नहीं, कोई प्रॉपर्टी के पीछे नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के पीछे नहीं है बेटा, कोई प्रॉपर्टी के पीछे। उन्हें सिर्फ मारने को कल रोड पे गिरा, मेरा बेटा रोड पे गिरा रात को 11 बजे की बात, यहाँ पे दुकान बंद करके गया। अच्छा, प्रॉपर्टी विवाद नहीं है? नहीं, प्रॉपर्टी फिर क्या विवाद है? मैं बता तो रही हूँ, वो करा दिया जो भी करा दिया। कौन? 3-4 साल से एक औरत के अफेयर में था, 2 साल से उसने घर को बिल्कुल छोड़ा हुआ है, 2 साल से ऊपर ही होते आ रहे हैं। बस तब से प्रॉब्लम क्रिएट, वो औरत जो है वो कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम क्रिएट करवाती रहती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़े घर में करवाती रहती है। उसको घर में बस शांति नहीं है, उसके चक्कर में घर छोड़ दिया, बच्चे बर्बाद कर दिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं रखता, 2 साल से ऊपर हो गया, ना खर्चा ना। अच्छा ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि सुमित का अफेयर था किसी महिला के साथ, हमारी घर के बड़े थे, घर के बड़े हैं, घर के मेरे ससुर नहीं है, ससुर के बाद जो है वो मेरे जेठ हैं, वो जेठ के बड़े हैं, घर का सारा घर संभालते हैं, अपना घर संभालते हैं, मेरा मम्मी का, मेरी नंद को, सबको उन्होंने ही संभाल रखा है, घर के बड़े होने की पूरी जिम्मेदारी को निभाई। कहीं ना कहीं वो दुखी थे सुमित के, वो भी घेर लिया। हाँ, वो अगेंस्ट थे, वो कि ये गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को बहुत दुखी रखता था, बच्चों का खर्चा पानी उसने सब बंद कर रखा था, लड़ाई झगड़े और करवाती थी। घायल सुमित की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहीं परिजनों का साफ कहना है कि बड़ा भाई इस मामले में कसूरवार नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद इस घटना का सच सामने आ सकेगा। दिल्ली से इसरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में 28 मार्च को दिन दहाड़े हथियारों के बल पर पेट्रोल कर्मचारियों से 25 लाख की लूट करने के मामले को गाजियाबाद पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, उसके साथ ही लूटी गई रकम में से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने इस वारदात को किस तरह से सुलझाया। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में 28 मार्च को दिन दहाड़े हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख रुपए की लूट की घटना के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को धर दबोचा है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ कर लोनी के निवासी और नामी बदमाश मुकेश को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में मुकेश के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस को मुकेश के पास से पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटी गई रकम के 9,75,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा जो घटना 28 तारीख को हुई थी, जिसमें कि अरिहंत पेट्रोल पंप के कर्मियों से गोविंदपुरम क्षेत्र में थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत उनसे लूट की गई थी, जिसमें उनसे लगभग 22 लाख रुपए तमंचे के बल पर उनसे छीन लिए गए थे और वहाँ पर कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी, जिसके उपरांत इस घटना के बाद से तत्काल हमारी टीमें लग गई थी और जिन्होंने ये घटना करी थी उनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। इसमें जनपद स्वाट, एसओजी देहात और थाने की टीमें लगातार कार्य कर रही थी तभी से, घटना के उपरांत से। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बहुत सारे मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे हम लोगों ने काम किया। उसके उपरांत हम लोगों ने सबसे पहले शोएब को आज गिरफ्तार किया 9 बजे, जिसकी निशानदेही पर उसके घर से कुछ पैसा बरामद हुआ है, 40,000 रुपये इस लूट से संबंधित। फिर उससे और जब पूछताछ की गई डिटेल, तो उसके द्वारा बताया गया कि इस तरह से ये अन्य लोग भी इस घटना में शामिल हैं। और आसिफ, जैसा कि पता है कि परसों उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है पुराने मुकदमे में, इस डर के कारण कि कहीं पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। तो आसिफ पूर्ण में सरेंडर कर चुका है। आसिफ, शोएब, इन लोगों ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी मुकेश एवं इसके अन्य साथियों के साथ, और इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कई बार इन्होंने पूर्व में यहाँ की रेकी की थी। आज जब शोएब से पूछताछ के उपरांत नाम क्लियर हुए और ये पता चला कि मुकेश अपने अन्य साथियों के साथ मूव कर रहा है इस क्षेत्र में, नाहल क्षेत्र से निकलने के कहीं फिराक में है, तो कॉम्बिंग करके हम लोगों ने मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एंक्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे। मुकेश के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है एवं घटना का लगभग
अभी जो जानकारी हुई है लगभग 9.25 लाख रुपए के आसपास उससे बरामद हुए हैं। तो अभी तक हम लोग की टोटल इस मामले में बरामदगी 10 लाख के लगभग इसमें हो चुकी है। अन्य अभियुक्तों को हम तलाश रहे हैं, लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं एवं शेष बरामदगी हम यथाशीघ्र हम इसमें कर लेंगे एवं अन्य अभियुक्त गण के विरुद्ध भी हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ कर बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके पास से तकरीबन 10 लाख रुपए नगद, एक पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस जल्द ही इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी कर लेगी। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 7 अप्रैल से हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी के साथ साथ लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कुछ दिनों में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। कई इलाकों में रविवार को लू दर्ज की गई और अगले कुछ दिनों तक शहर में बहुत तेज धूप रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 7 अप्रैल तक हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य कुछ हिस्सों सहित दिल्ली में हीट वेव यानी लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सफदरजंग में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले था। शनिवार को न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले औसत से 1 डिग्री अधिक 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नजफगढ़ में सबसे अधिक गर्मी पड़ी। आईएमडी के मुताबिक भीषण गर्मी तब होती है जब तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री ज्यादा होता है। बता दें कि भारत में 122 साल में मार्च सबसे गर्म महीना रहा और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।